बहुत ही सुंदर पंक्ति है। अपने ही कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखिए, मंजिल तक हमें वही पहुंचाएंगे। मैं प्रशांत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में और शुरू करते हैं 5 का पंच, वही प्रोग्राम जिसके 5 टॉपिक्स 5 फैक्ट्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक्स हैं मनरेगा, सीजीआई, ईपीएफओ, सिविल एविएशन और लिकर लॉज इन इंडिया। सबसे पहले हम जान लेते हैं कल के क्वेश्चंस के आंसर्स। हमने सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि वर्ल्ड का सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस जो जर्नलिज्म अवार्ड है वो कौन सा है, तो वो है पुलित्जर प्राइज़। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर किसका साइन होता है, तो वो होते हैं हमारे फिनांस सेक्रेटरी। आइए शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को और लेते हैं पहला टॉपिक। आज का हमारा पहला टॉपिक है सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ आई है कि अभी सीजीआई जो हमारे भारत के सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कहा है कि नेशन शुड इवॉल्व थ्रू डिबेट। मतलब देश का उत्थान तभी होगा जब हम वार्तालाप करेंगे, डिस्कशन करेंगे चीज़ों पे। आइए हम एक नज़र डाल लेते हैं सीजीआई क्या होता है। सीजीआई जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का सबसे हाईएस्ट जज होता है, या हम कह सकते हैं कि हमारे इंटायर जुडिशरी का सबसे टॉप मोस्ट जज होता है। ये हाईएस्ट रैंकिंग अफसर हमारी जो फेडरल जुडिशरी है उसका होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की रिकमेंडेशन से ये चीफ जस्टिस चुने जाते हैं, और ये कंसल्टेशन बहुत जो अदर जजेस होते हैं उनके साथ भी लिया जाता है कि किसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। आर्टिकल 124 जो कि सुप्रीम कोर्ट को डील करता है, यही आर्टिकल के कुछ सेक्शंस हैं, जैसे 124 का सेक्शन V1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ये पार्ट बोल सकते हैं, वो सीजीआई के अपॉइंटमेंट और उनके रिमूवल के प्रोसीजर को कैटर करता है। क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट का यही है कि वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, जज होने चाहिए हाई कोर्ट के 5 साल तक, या एडवोकेट होने चाहिए किसी हाई कोर्ट के 10 साल तक। इनकी उम्र 65 साल से कम होनी चाहिए। इनका जो रिटायरमेंट का टाइम है वो अप टू 65 ईयर्स तक का रहता है। अभी हमारे जो सीजीआई हैं वो एनवी रमन्ना हैं, और पीछे जैसे ने बात की कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस होता है उनकी रिकमेंडेशंस होती है, तो अभी हमें ये भी जान लेना है कि अभी हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं वो कौन से हैं, तो किरण रिजिजू हैं जो कि हमारे लॉ मिनिस्टर्स हैं। ये तो एक बेसिक जानकारी हुई। अब आपको थोड़ा सा मैं इनके जो सिलेक्शन पे क्वेश्चंस उठ जाते हैं हमारे एग्जाम्स में, या हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली जो सीजीआई का सिलेक्शन है वो उनके ही द्वारा बनाया गया एक उनका नियम है, सिस्टम है, उसके थ्रू होता है। नॉर्मली सिलेक्शन जो सीजीआई का होता है, जो सीनियर मोस्ट बेसिस पे जो जज होते हैं उनका ही सीजीआई पे सिलेक्शन होता है। बट 1973 में क्या हुआ था, इस कन्वेंशन को वायलेट कर दिया गया था, क्योंकि उस समय जो एन रॉय करके जिनको सीजीआई बनाया गया था उनसे 3 और सुपर मोस्ट या सीनियर मोस्ट जजेस थे, बट उनको सुपरसीड करके एन रॉय को जज अपॉइंट कर दिया गया था। तो ये जो धारणा थी कि नहीं नहीं जो सीनियर मोस्ट है वही जज बनेगा, वहाँ से कहीं ना कहीं इस धारणा को धक्का लगा। इसके बाद 1977 में भी हुआ, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट दैट टाइम एम यू बेग थे, वो भी सीनियर मोस्ट नहीं थे, उनसे भी सीनियर थे, बट इनको बनाया गया। तब से ये जो सिस्टम है उस पर कहीं ना कहीं उंगली उठने लगी। कोलिजियम करके जो सिस्टम रहता है उसके थ्रू सीजीआई और जो अदर जो हमारे वो जस्टिस होते हैं, या हमारे जो लॉयर्स होते हैं, या एडवोकेट्स होते हैं, या जज होते हैं, उनका सिलेक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल 1993 से अब तक जो सीनियर मोस्ट है वही हमारे सीजीआई बन रहे हैं, तो ये हमें जानना है कि 1993 से फिर से वही सेम ट्रैक पे चल रहा है। अगर पावर्स की बात करें तो सीजीआई के पास हालांकि ऐसी तो बहुत सारी पावर्स होती हैं, बट जुडिशरी क्या है वो तो फैक्ट्स देखता है, उसके पीछे के एविडेंस देखता है, तभी कोई निर्णय लेता है। जहाँ बात आती है सुप्रीम कोर्ट की, तो उनके जो सीजीआई हैं उनके पास पावर्स होती है कि जो रिटायर्ड जज हो चुके हैं उनको टाइम बीइंग के लिए अपना वर्कलोड शेयर करने के लिए वापस बुला सकते हैं, बट ये करने से पहले उनको प्रेसिडेंट से प्रायर कंसेंट लेना पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी सीजीआई के बारे में। आई होप एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको कुछ इसमें समझ में आया होगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो आर्टिकल पूछ लेते हैं, कहीं ना कहीं हमें पूछ लेते हैं कि जो जज ऑफ हाई कोर्ट है वो कितने ईयर्स का उनका टेन्योर हो चुका होना चाहिए, 5 साल या 10 साल। तो हम कहीं ना कहीं अगर एज ए जज वो हाई कोर्ट के रहे हैं तो 5 साल ही इनफ है। और प्रोसीजर जो उनका है रिमूवल का है, या कौन से सिस्टम से आते हैं, जैसे कोलिजियम सिस्टम से आते हैं, ये एक दो चीज़ें उनसे पूछ ली जाती हैं, एग्जाम से पूछ ली जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एमजी नरेगा। इसका एक बहुत ही बड़ा फेरिस्ट है। पहले नरेगा हुआ, फिर जी नरेगा हुआ, फिर एमजी नरेगा हुआ। आइए जानते हैं कि न्यूज़ में क्यों है।
तो न्यूज़ में ये है कि अभी 1 लाख करोड़ जो और ज़्यादा फंड है वो मनरेगा को एलोकेट किया गया है, दिया गया है। मनरेगा है क्या? मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के द्वारा बनाया गया एक लेबर लॉ है। अभी आपको समझ में आ गया। मनरेगा पहले नरेगा था, नेशनल जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, बट इसको बाद में महात्मा गांधी के नाम पर स्विच कर दिया गया। इट इज़ अ सोशल सिक्योरिटी मीजर्स दैट एम्स टू गारंटी द राइट टू वर्क। ये एक ऐसा है जो हर एक प्राणी को या हर एक उस इंडिविजुअल को जो इन भारत में रहता है उसको राइट टू वर्क प्रोवाइड कराता है। राइट टू वर्क भी किस प्रकार कराता है हम आगे देखते हैं। इसका एम रहता है कि लाइवलीहुड को इन्हांस करना है, जो फिनेंशियल सिक्योरिटी है हमारे सोशलिस्ट या सोशल सोसाइटी का उसको इन्हांस करना है। ये प्रोवाइड करता है एटलीस्ट 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, मतलब 100 दिन काम करने का पैसा आपको मिलेगा। मनरेगा के तहत ऐसा होता है। एज एफ नाउ जो हमारी गांव की जो पंचायतें होती हैं उस इस चीज़ को टैकल कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 तक या इवन कह सकते हैं 2016 तक जो मनरेगा का पैसा था वो कैश में दिया जाता था थ्रू सेक्रेटरी विद जो ग्राम प्रधान होते थे। बट अभी जैसे आपको पता है कि इकोनॉमी के क्षेत्र में बैंकिंग सिस्टम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और हमारे जो जो गवर्नमेंट्स हैं उनके भी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स रहे हैं कि उन्होंने इकोनॉमी को बहुत आगे तक पहुंचाया, जो बैंकिंग सिस्टम उसको आगे तक पहुंचाया है। तो अब जो हमारा मनरेगा का उनको जो वेजेस का पेमेंट है वो थ्रू उनके बैंक अकाउंट मिलता है, जिससे कि कहीं ना कहीं करप्शन में एक एक बांध लगा है, एक तरीके से उसमें रुकावट आई है। नरेगा वाज स्कूप्ड अप ओवर ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 2008। जैसे कि 2005 में एक्ट बना, 2005 के लास्ट में ये एक्ट हमारा पास हो गया, लेकिन पूरे ओवरऑल इंडिया में ये 2008 अप्रैल में लागू हो गया था, क्योंकि शुरुआत में कुछ ही स्टेट्स ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। धीरे धीरे ये जो गवर्नमेंट की स्कीम थी वो इंटायर इंडिया को कंसिडर कर ली। ये आती किसके अंदर में है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि मनरेगा स्पेसिफिकली एक रूरल डेवलपमेंट के लिए ही बनाई गई है। रूरल में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बनाई गई है। तो किसके अंडर में आएगी? रूरल का डेवलपमेंट, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इस तरीके से मैं कभी कभी आपको बताता हूँ, आपको लगता होगा कि कैसे ही बोलते हैं क्या है, बट ये एक को रिलेट करने का तरीका है कि अगर मनरेगा है, ग्राम प्रधान या सेक्रेटरी ग्राम समाज से जुड़े हुए लोग हैं, तो इसका मतलब है कि डेवलपमेंट होगा किसका? रूरल का। तो मिनिस्ट्री भी कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इस तरीके से थोड़ा सा एक क्लू देने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है अल्कोहल लॉज ऑफ इंडिया। न्यूज़ में क्या है? न्यूज़ में है कि जो नई लिक्वर पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ झाला है। एक चेकअप का मतलब यही होता है, बट वही है कि कुछ खामियां हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, वो देखेंगे। सबसे पहले बात तो हमें बोल दें कि जो लिक्वर लॉज हैं वो इंटायर इंडिया में एक जैसे नहीं हैं। पहली लाइन हमारी बोली, ये अल्कोहल लॉज आर नॉट सेम इन इंटायर इंडिया। क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक चीज़ में, वो चाहे साइंस हो या सोशल इश्यूज हो, हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो इंटायर इंडिया में एक जैसे क्यों नहीं है? उसका मेन रीज़न यही है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने सब्जेक्ट की लिस्ट बना रखी है कि कौन सा सब्जेक्ट किस लिस्ट में आएगा। इधर वो स्टेट में आएगा, इधर वो सेंटर में आएगा या कंकरेंट में आएगा। तो अभी आई होप आपको ये लिस्ट, जो सब्जेक्ट लिस्ट होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको पता होगा। एक छोटा सा आपको ब्रीफ एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज कर लीजिए कि ये 3 जो लिस्ट होती हैं वो इस तरीके से मेंटेन होती हैं कि जो इंडिया जो सेंटर जिन चीज़ों को कैटर करता है, जैसे डिफेंस हो गया, वो सेंटर के उसमें आएगी। उस पर जो भी पॉलिसीज़ बनेंगी, जो भी नॉर्म्स होंगे, जो भी स्कीम्स होंगी, उनको मॉनिटरिंग करने का, उनको फोर्स में लाने का पूरा काम किसका होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा। जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे एजुकेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन हो गया, और ये हमारा लिक्कर हो गया, ये अल्कोहल हो गया, ये स्पेसिफिकली स्टेट लिस्ट में होती हैं। इनके रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिपेंडेंटली स्टेट बना सकता है। और जो कंकरेंट लिस्ट होती है उसको आपको पता ही है कि ऐसे रूल्स जिसको दोनों, जैसे इन्वायरमेंट हो गया या फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट हो गया, ये चीज़ें स्टेट भी रूल्स बना सकता है, इसके साथ साथ हमारा सेंटर भी बना सकता है। तो ये 3 प्रकार की लिस्ट होती हैं। तो अल्कोहल जो है वो इंडिपेंडेंटली स्टेट लिस्ट में आता है। तो इस वजह से जितने भी रूल होंगे इसके, वो स्टेट ही बनाता है और उस पर इम्प्लीमेंट करता है। जैसे कि हमने लिख रखा है, स्टेट इज अ सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट, अल्कोहल इज अ सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये जानकार हमें पता होना चाहिए कि अल्कोहल किस लिस्ट में आता है और किस शेड्यूल में है। इसके बाद है जो अब जैसे कि
इंटायर इंडिया में एक रूल नहीं है, अलग अलग स्टेट्स का है। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके के उनके खुद के रूल्स रेगुलेशंस हैं। जैसे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर जो हमारा अल्कोहल है पूरी तरीके से बैन है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे उसके कुछ अलग नॉर्म्स हैं। तो हम बात कर लेते हैं ऐसे स्टेट्स जहाँ पर लिक्वर जो है या अल्कोहल है एकदम से प्रोहिबिटेड है। वो स्टेट्स हैं, बिहार है हमारा, गुजरात है, नागालैंड है, मिजोरम है, एक यूनियन टेरिटरी भी है जिसका नाम है लक्षद्वीप। तो ये हमारे 4 स्टेट और एक यूटी है जहाँ पर पूरी तरीके से बैन है। कहीं कहीं कुछ माइनॉरिटी बेसिस पे या कम बेसिस पे भी या एज बेसिस पे इस पे टाइम बार पे समय समय पर रोक लगाई जाती है। एज ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल की भी वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। 18 साल मिनिमम मिनिमल है। 18 साल से कम का तो कहीं भी जिक्र नहीं है कि उससे पहले पी सकता है। 18 साल के बाद जैसे कि हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, वहाँ 18 साल है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, वहाँ पर 21 साल है आपको लिकर ड्रिंक करने की जो एज लिमिट है। चंडीगढ़ है वो 25 साल है, हरियाणा है वहाँ 25 साल है, केरला 23 ईयर्स है, या यूपी बोल सकते हैं वहाँ 21 ईयर्स है कि इससे पहले आप लिकर नहीं पी सकते। ये लॉज हैं वहाँ के। अभी क्या है कि ड्रिंक एंड ड्राइविंग के लॉज भी बने गए हैं, तो हमने इस वजह से इसको यहाँ पे ऐड किया है क्योंकि सबसे ज़्यादा होता है कि कितना कंटेंट अल्कोहल होना चाहिए हमारे ब्लड में। इससे ज़्यादा अगर कंटेंट अल्कोहल का होता है तो वो ड्रिंक एंड ड्राइव या उस तरीके का जो टेस्ट होगा उसमें वो फेल हो जाएगा। तो 0.03% जो हमारा BAC मतलब ब्लड अल्कोहल कंटेंट है वो होना चाहिए हमारे 100 ml ब्लड में। तो ये बेसिक सी नॉलेज थी। इसके बाद यही एक जो न्यू पॉलिसी आई है इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। न्यू पॉलिसी जो आई है उसमें ये कहा गया है कि जो लिक्कर स्टोर्स हैं वो इक्विप्ड होने चाहिए AC से और CCTV से, क्योंकि आजकल CCTV तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया हर एक चीज़ में, बट अल्कोहल कंटेंट होता है उसमें बहुत ज़्यादा, उसको हीट से कहीं ना कहीं एंटी रिएक्शंस हो सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। इस वजह से जो स्टोर्स होंगे वो AC इक्विप्ड होने चाहिए और CCTV होने चाहिए। इससे पहले भी एक रूल आया था कि हाईवेज़ या GT रोड्स जो हैं उन पर लिक्कर शॉप जो होगी वो 500 फार होगी, 500 मीटर्स जो होगी वो दूर होगी। तो ये हमारे जो जो बेसिक लॉज हैं वो थे। आई होप अल्कोहल लॉज ऑफ इंडिया के बारे में आपको एक अनुमान आया होगा। बात कर लेते हैं हमारे चौथे टॉपिक की जिसका नाम है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। न्यूज़ में क्या है एक्चुअली अभी जैसे आपको पता है कि जो ओमिक्रॉन कोविड का नया वेरिएंट आया है बहुत ही फैटल लग रहा है लोगों को। बट मेरी यही आपसे एक गुजारिश है या सुझाव है कि डरना बिल्कुल नहीं है। हम ऑलरेडी इतने इम्यून हो चुके हैं, जो हमारा वैक्सीनेशन है वो मोस्टली ख़त्म हो चुका है। हमारा जो अपर एज का है बच्चों का भी धीरे धीरे वो भी कंप्लीट हो जाएगा, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो भी वेरिएंट आ रहे हैं वो पहले वेरिएंट से ताकतवर ही हैं, बट वही है कि हमारी इम्यून सिस्टम भी इतनी ज़्यादा तैयार होती जा रही है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत कुछ हम जब पैनिक हो जाते हैं तो सिचुएशंस बिगड़ जाती हैं। अभी तो बहुत जल्दबाजी होगी पहले से ही, बट हाँ अभी ये समय है जो कि हम प्रिकॉशन ले सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे कि हम मास्क का प्रॉपर सही तरीके से पहने, वो नहीं कि हम सिर्फ मास्क अथॉरिटीज़ को जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बचने के लिए हम सिर्फ लगाएं, अपनी सेफ्टी के लिए हमें लगाना है, ये इंश्योर करना है। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारे पूरे परिवार के लिए ज़रूरी है। तो हमें अगर हम बचे रहेंगे तो हमारा परिवार भी हमसे कहीं ना कहीं बचा ही रहेगा, और हमारी सेफ्टी कहीं ना कहीं हमारे परिवार, हमारी सोसाइटी, हमारे देश और हमारे इस पूरे जो विश्व समुदाय की सेफ्टी से कंसर्निंग है। चलिए बहुत हो गया ज्ञान, आगे बात करते हैं हम टॉपिक की। तो टॉपिक यही है कि ड्यू टू दिस कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन, जो एविएशन मिनिस्ट्री है उसने जो डिमांड की है या लोगों ने डिमांड की है, जो हमारी फ़्लाइट्स हैं उनको बैन कर दिया जाए फॉर सर्टेन रीजन्स से जो आ रही हैं साइड, लाइक जैसे साउथ अफ्रीका से ओमिक्रॉन हो रहा है तो वहाँ से जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ से थोड़ा सा अवॉइड किया जाए या बैन कर दी जाए। जैसे अभी ये हमारा जो इथियोपिया है वहाँ से बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, नीदरलैंड से हमारे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं इस तरीके के नए नए जो ओमिक्रॉन के हैं। तो लोग बोल रहे हैं कि डिमांड ऐसी की जाए कि जो हमारी फ़्लाइट्स हैं उनको बैन कर दिया जाए। चलिए ये तो बैन करने की बात हुई, डिमांड कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारा सब कुछ जो सिस्टम होगा वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के तहत होगा। तो जान लेते हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है कैसे काम करती है। तो वही है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन नोडल एजेंसी है या मिनिस्ट्री है, फॉर्मुलेट करती है अपने नेशनल जो एविएशन है उसकी पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम बनाती है डेवलपमेंट के लिए, रेगुलेट करती है, इम्प्लीमेंटिंग स्कीम्स बनाती है ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए हमारे जो सिविल एयर ट्रांसपोर्ट है उसके। इट इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग एयर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है उसको पूरा देख रेख सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ही करती है, उसको मेंटेनेंस करती है, मतलब मेंटेन करती है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज होती हैं उनको इन्हेंस करती है या उनको मॉनिटर करती है।
जो हमारा ये जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है वो कुछ किसी न किसी एक्ट पे, किसी न किसी रूल्स पे तो चलती होगी। तो जिस रूल्स पे चलती है वो एयरक्राफ्ट रूल 1934 है, जो कि एयरक्राफ्ट रूल के नाम से जाना जाता है। एयरक्राफ्ट एक्ट था 1934 का, और जो कि एयरक्राफ्ट रूल के अकॉर्डिंग चलता है। उसमें जो रूल्स बने थे उसके अकॉर्डिंग आज भी हमारी सिविल एविएशन चल रही है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जो BCAS करके था, उस जो सेटअप हुआ था वो 1978 में हुआ था, एंड फाइनली रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ सिविल मिनिस्ट्री इन 1 अप्रैल 1987। आइए थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली जो मॉडर्न सिविल एविएशन इंडिया में है, जो ट्रैक में पहला ट्रैक जब हमारा एयरक्राफ्ट इंडिया की ज़मीन पे चला था वो था 1911 पे, मतलब 1911 में हमारा पहला एयरक्राफ्ट उड़ान भरा था हमारे देश से। कहाँ से कहाँ तक? अहमदाबाद से नैनी तक। वो फर्स्ट फ्लाइट थी हमारे देश की। एक आपको पता ही है 1911 में ब्रिटिश राज था, तो हमारे ब्रिटिश उनके ही तहत ये चली थी। इसके बाद हमारे जो जाने जाते हैं कि जो एविएशन के जो वो थे, मतलब फेमस थे कि उन्होंने वो फर्स्ट पायलट थे, वो JRD टाटा थे, मतलब उनको ही उड़न चिड़िया के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने 1932 में अपना एक कार्गो शिप जो था, या कार्गो सॉरी प्लेन था, उसको फ्लाई किया था। JD टाटा ने खुद किया था। तो तब ये सब कुछ किया था। जो 1911 में जो बनी हुई थी फर्स्ट जो हुई थी वो भी प्राइवेट सेक्टर की ही थी। JD टाटा भी प्राइवेट सेक्टर के ही एक इंसान थे, इन्होंने अपना एरोप्लेन लिया। एट दैट टाइम हमारी जो सिविल एविएशन कोई मिनिस्ट्री नहीं थी, या हम कह सकते हैं कि उसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। इसके बाद मार्च 1953 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, एयर कॉरपोरेशन एक्ट था वो, और उसके तहत एविएशन को राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो ये था एक छोटा ब्रीफ राष्ट्रीयकरण। इसके बाद हमारा 1987 में एक स्पेसिफिक बॉडी बन गई जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, मैंने अभी 4 नंबर पॉइंट पे आपको समझाया। और इसके बाद 1992 के अराउंड सिविल एविएशन को फ्री कर दिया गया कि जो प्राइवेट सेक्टर भी अगर इसमें आना चाहता है तो आ जाए। पहले से पहले एयरलाइंस जो हमारा था वो ही काम करता था, बट 1992 के बाद, शायद 1991 और 1992 के बीच में ये पूरी तरीके से प्राइवेट कर दिया जाएगा कि जो भी प्राइवेट सेक्टर्स इस फील्ड में आना चाहते हैं, हमारे देश की जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट लाइन्स हैं, उनको यूज करना चाहता है, वो आए, उनका स्वागत है। तो ये था सिविल एविएशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी। 5वें पॉइंट पे लिखा है कि JD टाटा जो जो JD टाटा थे वो फेमसली जाने जाते हैं हमारी फर्स्ट फ्लाइट के लिए, जो कि इंडिया के थे। 1911 में फर्स्ट फ्लाइट उड़ी थी, बट दे वर नॉट इंडियंस। लेकिन JD टाटा ने जो पहली उड़ाई थी वो इंडियन थे। वो हिस्ट्री ऑफ इंडियन एविएशन के पहले जो पायलट थे जो इंडियन थे। अब आगे बढ़ लेते हैं। आज के आखिरी जो हमारा टॉपिक है वो EPFO है। EPFO को हम जो जो सर्विस करते हैं वो अच्छे ढंग से जानते होंगे, या जो किसी भी सेक्टर में, वो रेदर प्राइवेट या किसी गवर्नमेंट, जो PF या EPFO होता है इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। EPFO न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि है कि EPFO की जो फंक्शनिंग है उस पर लोगों को कुछ मतलब संदिग्ध निगाहों से देखा जा रहा है कि उसकी फंक्शनिंग सही से नहीं हो पा रही है। तो एक 4 लोगों का पैनल क्रिएट किया गया है उसके फंक्शनिंग को लुक आफ्टर करने के लिए, EPFO की फंक्शनिंग को लुक आफ्टर करने के लिए। जानते हैं EPFO है क्या? EPFO है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज़ का जो भी प्रोविडेंट फंड होता है, उनका जो पैसा होता है, वो जो थोड़ा सा सेविंग करके रखते हैं, उसको यही ऑर्गेनाइजेशन देख रहा है। यह एक स्टेचुरी बॉडी है जिसका निर्माण 1952 में हुआ था। काफ़ी पुरानी बॉडी है, क्योंकि जैसे हम देश में आज़ाद हुए थे हमें लोगों को सरकार ने लोगों को रोज़गार दिया। रोज़गार के साथ ही साथ उनको पैसे जमा करने की एक विधि भी बताई, जो कि एक नया ऑर्गेनाइजेशन EPFO देखता था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और ये काम, अब जैसे पेमेंट की बात हो रही है, लेबर की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, तो मिनिस्ट्री कौन सी होगी? अब यहाँ सिविल एविएशन तो होगा नहीं। मतलब हालांकि ये कहना इतना सही नहीं है कि ये जो लॉजिक लग रहा है वो सही है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम नाम पढ़ते हैं उससे ही हमें मिनिस्ट्री का पता चल जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसकी नोडल एजेंसी है या नोडल मिनिस्ट्री है। अब काम बात कर लेते हैं कि EPFO का काम क्या है। तो EPFO क्या होता है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन, जाहिर सी बात है रेगुलेट करता है, मैनेज करता है प्रोविडेंट फंड को। अब प्रोविडेंट फंड क्या होता है इसके बारे में एक छोटी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। हालांकि सारे लोग आप लोग समझते हो कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है, बट प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड होता है जो कि जो भी एम्प्लॉय है वो अपने कमाई से एक छोटा सा हिस्सा सेविंग्स के लिए निकालता है,
और वो सेविंग्स किसी थर्ड पार्टी, मतलब जो हमारा ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास जाता है और उस पैसे को वो मॉनिटर करता है। प्रोविडेंट के बारे में पता चल गया होगा आपको कि एक ऐसा धनराशि, एक ऐसा फंड जो कि एक एम्प्लॉई अपनी बचत से, सेविंग्स के माध्यम से वहाँ डालता है, और जब वो चाहे वो ले भी सकता है। प्रोविडेंट फंड को मैनेज करता है, पेंशन्स को मैनेज करता है, मैंडेटरी जो लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया होते हैं उनको, जैसे कि अभी आप कुछ लोन लेते हैं तो उसमें भी उसका जो इंश्योरेंस हो जाता है लोन का, कि आप अगर लोन ले रहे हैं, इन केस आपको कुछ हो जाता है तो जो लोनी है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो जो लोन करने वाली कंपनी है उस फिर उसका लोन का वो भरपाई करेगा। तो इस तरीके का इंश्योरेंस चल रहा है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें आ रही हैं जो कि कहीं ना कहीं सही भी हैं। इट इज़ आल्सो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर बायलैटरल सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स। ये एक बीच में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है दो लोगों की, जो रोजगार लेता है और जो रोजगार देता है। इन दोनों के बीच में एक सोसाइटी, एक एजेंसी की तरीके से काम करता है। एम्प्लॉय जो होता है उसको पैसा मिलता है और एम्प्लॉयर उसको पैसा देता है। तो एम्प्लॉयर जो देता है और एम्प्लॉय जो लेता है, इन दोनों के बीच में से एक थोड़ा सा पैसा ईपीएफओ लेता है। उस पैसे को वो एम्प्लॉय के लिए ही फ्यूचर में यूज आने वाले फंड के रूप में तैयार करता है, उस पर इंटरेस्ट भी देता है और काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट देता है। तो ये सिंपल सा ईपीएफओ के बारे में जानकारी थी। एग्जाम पर्सपेक्टिव से शायद इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं होगा। हाँ, ईपीएफओ किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है और ये क्या क्या करता है, इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज हो जाना चाहिए, इस वजह से मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया। आइए जान लेते हैं कि आज के हमारे क्वेश्चंस कौन से हैं। तो क्वेश्चंस फॉर द डे जो है वो हैं, आज जैसे मैंने की बात की अल्कोहल पे, तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि जो पुलिस टेस्ट करती है हमारे ब्रीथ एनालाइजर से, अल्कोहल टेस्ट जो होता है, विच इज़ द सोल्यूशन प्रेजेंट इन सच ब्रीथ एनालाइजर्स। तो जो कंपाउंड होता है उसमें, वो या जो सॉल्ट या एसिड जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम बताना है आपको। और क्वेश्चन दूसरा हमारा है राइट टू वर्क क्या है, एक फंडामेंटल राइट है या डीपीएसपी में दिया गया एक हमारा राइट है। तो ये दो क्वेश्चंस आपको बताने हैं और आई होप आप यहाँ तक रहे हैं तो आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। बस मुस्कुराना मत भूलिए।